Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh. From today, we will discuss some very important topics from CRPC. We will start from chapter 17, that is the charge. It is given from section 211 to section 224. So we will study it conceptually, not provision by provision. Okay, let's see कि ये जो चार्ज का टॉपिक है ये आपके सिलेबस में अक्सर आता है और इसे देखते हैं ये कब कब आया हुआ है। ठीक है, आप देखिए इसको 2012 में क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं ये आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है। इसी तरह आप और आगे देखिए, आप और आगे देखिए 2014 में क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें भी आया हुआ है। यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। 2015 में भी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ये आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। ठीक है, उसी तरह आप 2016 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चार्ज से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 2017 में भी क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिलेटेड फ्रॉम द चार्ज और क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन भी चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। 18 में भी चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम देखें 19 में नहीं है, उसके बाद आगे इसमें देखते हैं है कि नहीं कहीं, हाँ है लॉन्ग क्वेश्चन में। खैर, सो वी हैव टू बेसिकली हमें इससे ये पता चलता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी हैव टू स्टडी इट so that we can give it a proper answer. Okay, now let's discuss the topic. The question is, what do you understand by charge? Mention the contents of charge. Describe the effect, omission to frame or absence of or error in charge. देखिए आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है कि इसमें दिया हुआ है। जो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आप डेफिनेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेशन चार्ज की कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ चार्ज लिखेंगे सेक्शन 211 जो कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है, उसके अलावा आप कंटेंट्स ऑफ चार्ज में सब टॉपिक्स क्या हैं इसके, स्टेट द ऑफेंस with which accused is charged, name of the offense, manner of the offense must be stated, language of the charge must be stated, the section of the offense and previous conviction. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चार्ज के कंटेंट में। इसके बाद इलस्ट्रेशंस रिलेटेड केस लॉस एंड पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस आपको जनरली 211 से आप पढ़ेंगे अगर, तो ये आपको 214 to 16 के बीच में सारे सेक्शंस आ जाएंगे जिसमें कंटेंट ऑफ चार्ज मिलता है। ठीक है, देखिए सेक्शन 211 की जब हम बात करेंगे तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। सेक्शन 211 में लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात की गई हैं कि जब भी एक चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, और 212 में जब आप देखते हैं सेक्शन 212 में तो वहाँ पर क्या है, फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात होती है कि चार्ज की फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट्स और फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है, जैसे कहीं पर सेक्शन मेंशन करना है, चार्ज में सेक्शन मेंशन करना है, ऑफेंस मेंशन करना है, दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। लॉ मेंशन करना है, चार्ज फ्रेम करते वक्त कोर्ट करेगा, तो दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है जैसे किसी पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस, पर्सन, ठीक है, किसी का एड्रेस, नाम, ये सब फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है। दीज आर नॉट कनेक्टेड विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट सेक्शन 211 talks about legal requirements and section 212 talks about factual requirements. Okay, now let's discuss section 211 that is content of charge या contents of charge. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा conceptually देखते हैं. It says every
charge under this code shall state the offense with which the accused is charged। मतलब इस कोड के अंदर जो भी चार्ज, देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि चार्ज फ्रेम कब किया जाता है। पहले तो हमें ये देखना है, देखिए जनरली आप ट्रायल केसेस में जब जाएंगे, जब आप ट्रायल्स पढ़ेंगे तो ट्रायल पे आपको पता चलेगा जो चार्ज है वो देखिए हर एक ट्रायल कोर्ट का सेशन ट्रायल अलग होता है, वारंट ट्रायल अलग होता है, ठीक है। तो कई सारे ट्रायल्स हैं, समन्स ट्रायल अलग होता है। तो ये जो भी ट्रायल्स हैं, समरी ट्रायल अलग होता है। तो ये जो भी ट्रायल्स हैं इनमें सारों में आप एक चीज़ पाएंगे, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं सब में। ट्रायल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसलिए इसमें हर एक पे अलग अलग टाइम पे चार्ज फ्रेम किया जाता है। बस इतना समझिए कि जनरली क्या होता है, जब किसी कोर्ट के पास कोई केस आता है, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट के थ्रू आया हो या फिर नॉर्मल चाहे वो पुलिस में जो एफआईआर फाइल की जाती है उसके थ्रू आया हो या फिर कोर्ट के पास नॉर्मल कंप्लेंट के थ्रू आया हो, जब कोर्ट को ये लगता है कि जो एक्यूज़्ड है वो प्राइमा फेसाई कोर्ट देखता है कि एक्यूज़्ड क्या वाकई जैसे मान लीजिए कोर्ट के पास कोई केस आता है और सारे फैक्ट्स जो शुरुआत में इनिशियल फैक्ट्स देखने के बाद कोर्ट को प्राइमा फेसाई बस एक नज़र में कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये पर्सन हो सकता है एक्यूज़्ड, इसके ऊपर केस बनता है। या आप ये समझ लीजिए जब किसी जज को ये लगता है कि नहीं, इस केस का ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स को देखते हुए, तो क्या करता है, तो कोर्ट क्या करता है, फिर चार्ज फ्रेम करता है, ठीक है। तो ये फ्रेम, चार्जिंग ऑफ फ्रेम किसका काम है, ये कोर्ट के थ्रू होता है। अब जो चार्ज फ्रेम किए जाते हैं उसमें क्या क्या लिखा जाता है ये हम इस वक्त डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ चार्ज पे। कंटेंट्स ऑफ चार्ज में क्या है, अगर हम देखें, इट सेज एवरी चार्ज, देखिए हम सेक्शन बाई सेक्शन नहीं देख रहे हैं, ये 211 से आप मान के चलिए 216-17 तक हम देख रहे हैं, ठीक है। इट सेज कंटेंट्स ऑफ चार्ज says every charge, point 1 says every charge under this code shall state the offense which with the accused is charged, ठीक है। अगर हम इसमें आप इलस्ट्रेशन पे जाएं तो इलस्ट्रेशन में अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप बस इसको इतना समझिए कि हर चार्ज, जो चार्ज लगेगा इस कोड के अंदर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 17 के अंदर जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा वो ऑफेंस को स्टेट करेगा, यानी कि उसमें ऑफेंस का नाम लिखा जाएगा जिसके अगेंस्ट अक्यूज़्ड को चार्ज किया गया है। सपोज़ किसी ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, इज़ चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ जो मर्डर टर्म लिखा हुआ है उसकी बात की जा रही है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस, ऑफेंस को स्टेट करेगा, मतलब कि क्या ऑफेंस उसने किया है। तो जैसे इज़ चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या है कि ऑफेंस का नाम लिख दिया गया। दूसरा क्या है, इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक, नॉट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए कि इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाई दैट नेम ओनली। यहाँ पर यह है कि अगर लॉ के थ्रू या लॉ किसी ऑफेंस को क्रिएट करता है, जैसे जब हम आईपीसी पढ़ते हैं, मान लीजिए मर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस किया और लॉ ने उस ऑफेंस का एक स्पेसिफिक नाम दिया है। जैसे मर्डर को एक स्पेसिफिक नाम मिला है ना, मर्डर, किसी ने किसी की हत्या की तो उसको आईपीसी में क्या कहते हैं, मर्डर कहते हैं, तो एक स्पेसिफिक नाम मिला है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उस स्पेसिफिक नेम को वहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है, और केवल वही स्पेसिफिक नेम ही लिखा जाएगा, उसकी जगह पर और कुछ नहीं, कुछ और नहीं लिखा जाएगा। ए इज़ चार्ज्ड विद किलिंग ऑफ बी नहीं होगा, ए इज़ चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीगल टर्म वही है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, विच सेज इफ़ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम। मान लीजिए किसी ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, ठीक, तो सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज इट गिव द एक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज़ चार्ज। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई ऑफेंस किया उसने और उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक नेम उस ऑफेंस का नहीं दिया गया है तब क्या होगा, तब उस ऑफेंस को इस तरीके से चार्ज में लिखा जाएगा कि जो किया गया है या जो लिखा जा रहा है
उसका सफिशिएंट नोटिस एक्यूज्ड के पास हो जाए। मतलब मान लीजिए एक चार्ज जो फ्रेम किया जाता है तो बताया जाता है ना एक्यूज्ड को कि देखिए आपके ऊपर ये चार्ज लिखे। तो जब एक्यूज्ड को बताया जाए तो वो उसको अच्छे तरीके से समझ ले कि मेरे ऊपर ये चार्ज लगा है। मतलब कि अगर किसी ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, तो ये ज़रूरी है कि उसे चार्ज जब फ्रेम करते हैं तो उसे इस तरीके से लिखा जाए कि एक्यूज्ड को ये समझ में आ जाए कि मेरे ऊपर ये मेरे ऊपर चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, उसे इस तरह से एक्सप्लेन करना है। फोर्थ पॉइंट सेज द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। जैसे कि लॉ मतलब कि वो लॉ भी मेंशन किया जाएगा चार्ज फ्रेमिंग में जिसके सेक्शन को लिखा जा रहा है। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, ए इज़ मर्डर्ड विद ए इज़ मर्डर ऑफ बी, सॉरी ए इज़ चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मर्डर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है या सेक्शन कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आईपीसी में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, कि मतलब कि यहाँ पर सेक्शन 302 सेक्शन की बात की है और लॉ यानी कि आईपीसी दोनों लिखा जाएगा। ठीक है, जब कोई चार्ज फ्रेम होगा तो कैसे होगा, अगर चारों पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो 3 पॉइंट्स को 1, 2 एंड 4 को मिलाकर देखें तो कैसे लिखा जाएगा, ए इज़ चार्ज ऑफ मर्डर ए इज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी। ठीक है, अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड, इस तरह लिखा जाएगा। मतलब ए इज चार्ज्ड विद मर्डर अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड। यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा सेक्शन नेम लिखा, लॉ लिखा इंडियन पीनल कोड और मर्डर स्पेसिफिक नेम ऑफेंस का नाम लिखा जो कि दिया हुआ है। तो ये होता है पॉइंट 1, 2 एंड 4। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट देखते हैं। इट सेज द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट a legal condition required by law to constitute the offense charged with fulfilled in the particular case। देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है 5th पॉइंट में। मान लीजिए किसी ने थेफ्ट का ऑफेंस किया, ठीक है, तो हम लिखते क्या है, ए इज चार्ज्ड विद थेफ्ट। ठीक है, इतना लिखेंगे अंडर सेक्शन 378। ए इज चार्ज्ड विद थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 इंडियन पीनल कोड, ऐसा लिखा आपने, जैसा कि भी 4th पॉइंट में पढ़ा हुआ था। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर इतना लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि थेफ्ट के जो भी एसेंशियल्स हैं, यानी कि जब आप 378, 379 पढ़ेंगे तो जो भी एसेंशियल्स हैं थेफ्ट के, जो भी थेफ्ट को मतलब कि थेफ्ट की डेफिनेशन में लाने के लिए जो जो पॉइंट्स आते हैं आईपीसी के 378 में, जब थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थेफ्ट की डेफिनेशन को बनाने के लिए जो जो टर्म्स होने चाहिए या जो जो कंडीशंस हैं वो सारी, ये माना जाएगा कि वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल हुई हैं। यानी कि थेफ्ट यहाँ पर लिखा गया है तो इसका मतलब वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल हुई हैं जो एक थेफ्ट को फॉर्म करने में होती हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर यही कहता है कि द फैक्ट दैट चार्ज इज़ मेड इज़ इक्विवेलेंट, ये फैक्ट कि चार्ज चार्ज किया गया है किसी को, ये इसके इक्विवेलेंट, इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होगी कि हर लीगल कंडीशन जो कि उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो फुलफ़िल कर ली गई है पर्टिकुलर केस में। ठीक है, 6th पॉइंट देखते हैं। इट सेज द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। चार्ज जो है कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। 7th पॉइंट सेज इफ़ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर किसी एक्यूज्ड को किसी ऑफेंस के लिए पहले कन्विक्ट कर दिया गया है and is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, it is intended to such provision such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense. The fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such a statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed। इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी ने चोरी करी है तो उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 378 आईपीसी। तो जब किसी पर चार्ज लगता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने पहले भी एक कन्विक्शन पहले भी एक क्राइम कर रखा है। ठीक है, और वो क्राइम करने की वजह से अब जो उसको पनिशमेंट मिलनी है
वो और पनिशमेंट इन्हेंस करती जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें कि जब आप 378 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें थेफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, और 379 में जो है वो है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, जो कि 3 साल की है। ठीक, हालांकि उसमें एक चीज़ और भी है कि अगर कोई इससे पहले भी चोरी कर चुका है, ठीक, तो और वो कन्विक्ट हो चुका है चोरी करने के लिए, उसको सज़ा मिल चुकी है, तो ऐसे पर्सन को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, यानी कि इफ़ अ पर्सन इज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट देन ही मे बी सेंटेंस टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो वैसे जनरल सेंस में अगर किसी ने पहली बार चोरी की तो उसे 3 साल की सज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर उसने उससे पहले भी वो चोरी कर चुका है तो उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये आईपीसी में लिखा हुआ है। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर ऐसा कोई पर्सन पहले किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है और वो दूसरी बार कन्विक्ट किया जा रहा है या दूसरी बार उसे कन्विक्ट किया जाएगा उसके पूरे ट्रायल के बाद, तो उस पर चार्ज में ये बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज में ये तो बताना होता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। ठीक है, ताकि उसको चार्ज में ही तो पूरा डिटेल देना होगा। तो वहाँ पर ये बात कही गई है कि जब ऐसा प्रीवियस कन्विक्शन लिखा जाएगा तो वहाँ पर वो सारा कुछ डिटेल लिखा जाएगा, जैसे कि प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन लिखा जाएगा, सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे, जो भी प्रीवियस कन्विक्शन में हुआ है वो सारा डिटेल लिखा जाएगा। सब्सिक्वेंट जो चार्ज लगा है, यानी कि अभी जो चार्ज लगा है उस पर सारा डिटेल लिखा जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन का, ताकि कोर्ट को आसानी हो ये बताने, ये उसकी सेंटेंस फ्रेम करने में, और ताकि एक्यूज्ड को पता हो और एक्यूज्ड उसी हिसाब से अपने डिफेंसेस क्रिएट कर सके। ठीक है, दूसरी बात इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि मान लीजिए ये करना कोर्ट भूल जाता है, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में डिटेल लिखना भूल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कोर्ट ये देखेगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग की, मान लीजिए चार्ज फ्रेम हो गया, प्रोसीडिंग केस की हियरिंग स्टार्ट हो गई, हियरिंग टाइम पे कोर्ट किसी भी स्टेज का मतलब आप ध्यान दीजिए जजमेंट से पहले तक की स्टेज होती है, किसी भी स्टेज में कोर्ट क्या कर सकता है, उस चीज़ को ऐड कर सकता है चार्ज में। ठीक है, इसके आगे इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इसके कुछ इलस्ट्रेशन में देखते हैं ए पॉइंट विच सेज ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी। This is equivalent to a statement that A's act fell within the definition of murder given in section 299 and 300 of Indian Penal Code। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर जो है ए को बी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, और ये लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में, चार्ज जो लिखा हुआ है उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि ए इज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी, बस इतना लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है इलस्ट्रेशन ए में कि ये इस स्टेटमेंट के बराबर होगा कि जो ए का एक्ट है वो सेक्शन 299 या फिर सेक्शन 300 की जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनके अंडर किसी एक में आता है। ठीक है, उसके अलावा किसी एक में नहीं, मतलब दोनों में आता है कि अगर ए को मर्डर के लिए चार्ज किया गया है और बस इतना ही लिखा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन जो है सेक्शन 299 और सेक्शन 300 आईपीसी की डेफिनेशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दैट, और क्या समझा जाएगा, दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन ऑफ द स्टेट कोड। और ये भी समझा जाएगा कि जो जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है चैप्टर 4A है शायद, तो जो चैप्टर 4 है शायद, तो उसमें जो भी जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं आईपीसी में, वो उसमें से किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में नहीं आता है, ये भी समझा जाएगा। एंड दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300। और ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो किसी भी सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप आईपीसी को देखेंगे तो ये भी माना जाएगा कि ये अगर ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 300 के कोई भी 5 में से किसी भी एक्सेप्शन के अंदर ये चीज़ नहीं आती, और दैट इफ़ इट डिड फॉल विद इन द एक्सेप्शन वन और अदर ऑफ 3 प्रोविज़ो और टू दैट एक्सेप्शन अप्लाई टू इट। और अगर ये आता है, मान लीजिए अगर ये एक्सेप्शन 1 में आता है, तो उसमें एक्सेप्शन 1 के जो 3 प्रोविज़ो दिए हुए हैं उनमें से कोई एक इसमें अप्लाई हो रहा है। यानी कि ये बात कही गई है यहाँ पर कि मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज होता है, तो ये माना जाएगा कि उस पर सेक्शन 299 और 300 अप्लाई हो रहा है, वो उसकी सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, और किसी भी तरीके का एक्सेप्शन उस पर नहीं अप्लाई हो रहा है। उस एक्सेप्शन को साबित करने का या उस एक्सेप्शन को दिखाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्यूज्ड की होगी, डिफेंस पार्टी की होगी। ठीक है,
लेकिन अगर चार्ज में लिखा हुआ है कि ए इज़ चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी, तो वहाँ पर कोई एक्सेप्शन अपने आप से प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, ठीक है। होता है ना कि जो कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज में ये लिखा होता है कि ए ने जो है बी को मारा है, ठीक है, चार्ज में यही लिखा होता है। अब चार्ज में अगर एक्यूज ने प्रूफ नहीं किया कि उसका केस एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो फिर वो उसको माना जाएगा गिल्टी, ठीक है। तो एक्सेप्शन प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो होता है किसके पास? एक्यूज्ड के पास होता है बर्डन ऑफ प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज में लिखा हुआ है कि ए ने बी को मारा है, तो वहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पर नहीं माना जाएगा। ये प्रूफ करना होगा, एक्सेप्शन को दिखाना होगा, शो करना होगा एक्यूज्ड को। बी सेज ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। 326 के अंडर मान लीजिए ए को चार्ज किया गया है। ए 326 में क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ये 326 में है। टू बी बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, ठीक, मान लीजिए शूटिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू उसने किसी को मार दिया और ए को चार्ज किया गया है। और चार्ज की लैंग्वेज क्या है? देखिए, चार्ज में इसी तरह लिखा जाता है, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग। इतना लिखा हुआ है मान लीजिए। यहाँ पर क्या है? दिस इज, अब ये स्टेटमेंट जो चार्ज में इतनी लाइन अगर लिखी हुई है तो ये किसके बराबर मानी जाएगी? कि जो केस है वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाई सेक्शन 335 ऑफ द सेड कोड, यानी कि 335 में 326 का एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक तरीके से आप मान लीजिए 326 के अंडर किसी को चार्ज किया जाता है तो उसका जो डिफेंस दिया हुआ है वो 335 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये माना जाएगा अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी बाई मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर शूटिंग। अगर इतना लिखा हुआ है चार्ज में, तो चार्ज में ये लिखते वक्त ये नहीं माना जाएगा कि वहाँ पर 335 अपने आप अप्लाई हो रहा है, नहीं। 335 को प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? एक्यूज के ऊपर होगा। उसके पास मौका होगा 335 को प्रूफ करने का, लेकिन चार्ज में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। चार्ज में सिर्फ 326, क्योंकि अगर 335 चार्ज में लिखा जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है। समझ रहे हैं आप? प्रोसिक्यूशन पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो खैर क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पार्टी पर ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 326 की, तो यहाँ पर बस ये बात कही जा रही है कि एक डॉक्यूमेंट में जब इतना लिखा जाएगा तो इतना लिखने का बस एक मतलब होगा कि यहाँ पर उसका कोई एक्सेप्शन अप्लाई अभी नहीं हो रहा है। वो पार्टी जब उसको प्रूफ करेगी तब का तब लिखेंगे, ठीक। C. A is accused of murder, cheating, theft, extortion, adultery or criminal intimidation or using a false property mark. The charge may state that A committed, मान लीजिए A इतना कुछ लिखा हुआ है चार्ज में कि A ने क्या क्या किया है? मर्डर की है, चीटिंग की है, थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, एडल्ट्री की है, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, या फिर फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क को यूज़ किया है, ठीक। तो चार्ज में स्टेट दैट ए, अब यहाँ पर क्या चार्ज क्या स्टेट कर सकता है? दैट ए कमिटेड मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और दैट ही यूज्ड अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क विदाउट रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ दोज क्राइम्स कंटेन्ड इन द इंडियन पीनल कोड, बट द सेक्शंस अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल मस्ट इन ईच इंस्टांस बी रिफर टू इन द चार्ज। यहाँ पर बस ये बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए किसी ने ये सब ऑफेंसेस किए हुए हैं, ठीक, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर मर्डर लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि उसकी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। जो 299 और 300 में लिखा हुआ है वो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तभी वहाँ मर्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि उसकी पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी सबकी। हाँ, लेकिन सेक्शन का नंबर ज़रूर लिखा जाएगा कि अंडर विच सेक्शन इट हैज़ बीन मेंशन्ड, ठीक। इसके बाद हम डी देखते हैं। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विद इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तब चार्ज शुड बी इन दोज वर्ड। अगर इस तरह का कोई चार्ज है, ठीक है, तो फिर उसे इन्हीं शब्दों में लिखा जाएगा, ठीक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस further for the same topic. Okay, thank you.